नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। ये मैं आपकी सलाह प्रोग्राम का 24वां पार्ट बना रहा हूं। अगर इसके पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक आपकी सलाह नामक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से जाके इसके पहले के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। उन वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा और काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हुए थे वो लोग क्या क्या सलाह दे रहे हैं और कैसे उन लोगों ने अपना बचाव किया। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो उन वीडियोज़ को भी आप प्लेलिस्ट से जाके ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैंने अपने चैनल पे एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है चर्चा जजमेंट्स की। और इस प्रोग्राम में मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से रिलेटेड जजमेंट्स आते हैं जो आपके केस के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं उनके बारे में बताता हूँ। और साथ ही साथ इनका हिंदी ट्रांसलेशन भी अपने वेबसाइट पे उपलब्ध कराता हूँ। तो उस प्रोग्राम को भी ज़रूर आप लोग देखिएगा। इस प्रोग्राम से भी आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा जजमेंट जानने को मिलेगा। आपकी सलाह प्रोग्राम का ये जो आज मैं पार्ट बना रहा हूँ उसमें मैं किसी अन्य की सलाह को आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, बल्कि खुद का एक प्रैक्टिकली नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग एक सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग रजनीश बनाम नेहा के केस के बारे में तो जानते ही होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने मेंटेनेंस केस को लेके एक गाइडलाइंस दिया था और कहा था कि रजनीश बनाम नेहा का जो एफिडेविट है वो मेंटेनेंस केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों को देना होगा। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ बताने वाला हूं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। क्योंकि यदि ये चूक आप कर जाते हैं तो वैसे ही आप आधा मेंटेनेंस केस हार जाएंगे। क्योंकि ये जो एफिडेविट है वो आपके केस की समझिए रीढ़ की हड्डी है। और यदि इसी में आप कमजोरी कर दे रहे हैं तो आपका केस वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। रजनीश बनाम नेहा में हस्बैंड और वाइफ को दोनों को अपना अपना डिटेल बताना होता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि आपको कौन कौन से डिटेल बताने होंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कौन कौन से डिटेल अपने बताने हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस केस किया है तो उसे भी कौन कौन से डिटेल बताने होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। मैं आए दिन और तमाम केसों में ऐसा देखता हूँ कि पत्नी ने मेंटेनेंस केस किया होता है, उसमें वो इंट्री मेंटेनेंस के लिए भी एप्लीकेशन देती है या फिर वैसे भी वो रजनीश बनाम नेहा का एफिडेविट तो दे देती है और हस्बैंड भी अपने तरफ से दे देता है। क्योंकि हस्बैंड अपनी सारी डिटेल्स को बता देता है कि उसे डर होता है कि अगर उसने कुछ झूठ बोला तो ऐसे में वो फंस जाएगा, उसके ऊपर कोर्ट में झूठ बोलने के लिए भी केस दर्ज हो जाएगा। लेकिन वाइफ यहीं पे एक होशियारी दिखाने लग रही है और बहुत सारे मामलों में मैं ऐसा देख रहा हूँ। कुछ वाइफ्स क्या करती हैं कि रजनीश बनाम नेहा का जो एफिडेविट है उसमें कुछ चीज़ों को बताती ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे सामने एक मामला आया था, उसमें यह था कि वाइफ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और उसके अकाउंट में भी सैलरी आती थी और साथ ही साथ वाइफ के नाम पे एक स्कूटी थी। तो इसका भी विवरण उसे देना होगा। वो पढ़ाती है, कहाँ पढ़ाती है, कितनी उसे सैलरी मिलती है, ये सारी चीज़ों को अपने एफिडेविट में उसे बताना होगा। लेकिन इस कॉलम को उसने छोड़ दिया था। यानी एफिडेविट में कुछ कॉलम बताए गए हैं जिनके अनुसार आपको जवाब देना है, उन्हीं चीज़ों का शपथ पत्र आपको देना है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, कितना कमाते हैं, क्या आपकी सैलरी है, कितना आपका खर्च है, कितने बच्चे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको एफिडेविट के रूप में कोर्ट में सबमिट करना है। लेकिन कुछ पत्नियां क्या कर रही हैं कि इन कॉलम को छोड़ दे रही हैं। जैसे वो कमाती हैं तो इस कॉलम को वो छोड़ दे रही हैं, अगले कॉलम पे बढ़ जा रही हैं। वो जैसे मान लीजिए उनके नाम से एक अचल संपत्ति है तो वो इस चीज़ को दिखा ही नहीं रही हैं, इस कॉलम को छोड़ दे रही हैं कि अगर आपके नाम से चल या अचल संपत्ति है तो उसका विवरण दे। तो इसके बारे में वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं, यहाँ पे वो मौन हो जा रही हैं और कोई जवाब नहीं दे रही हैं। तो इससे पति की भी दिक्कत बढ़ जा रही है। और पत्नियां इस वजह से ऐसा कर रही हैं कि अगर वो कोर्ट में सच बता देंगी कि वो कितना कमाती है, उनके नाम से अगर कोई चल या चल संपत्ति है उसका विवरण दे देंगी, तो उनके मेंटेनेंस में दिक्कत आ जाएगा। वो कमा रही होंगी तो उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ना वो झूठ बोल रही हैं और ना ही कोर्ट को गुमराह कर रही हैं, बल्कि वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं इस विषय पे, इस पे मौन हो जा रही हैं। तो पति के लिए ये काफ़ी बड़ी समस्या बन गई है। तो इसी का आज मैं आपको जवाब देने वाला हूँ कि ऐसे में आपको क्या करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन दे देंगे ऐसे मामले में, तो ऐसे में आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ बता रहा हूं। वैसे तो कानून में है कि आप ऐसे में भी 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जान जाइए कि इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है।
अगर आपकी वाइफ ने भी मेंटेनेंस केस किया है और ऐसे ही उसने कुछ तथ्यों को छुपा लिया है, तो ऐसे में सिर्फ आपको यही करना है कि सबसे पहले तो उसके एफिडेविट को ठीक से पढ़ना है। उसने जो भी रजनीश बनाम नेहा वाले एफिडेविट में चीज़ें बताई हैं उसे ठीक से पढ़ना है और उसके बाद नोट कर लेना है कि उसने किस किस कॉलम को छोड़ा है, किस किस तथ्य को नहीं बताया है। उसके बाद उस कोर्ट में जहाँ पे भी आपका मुकदमा चल रहा है उसमें एक सिंपल एप्लीकेशन देना है कि पत्नी ने रजनीश बनाम नेहा के जो भी एफिडेविट था इस तथ्य को छुपाया है, उसने बताया ही नहीं है। तो कोर्ट से आपको प्रेयर करना है कि कोर्ट जो है वो पत्नी से दोबारा एफिडेविट मांगे और जो भी तथ्य उसने छुपाए हैं, जिन कॉलम को उसने छोड़ दिया है, जिन पे भी वो मौन है, उन सारे का एफिडेविट दोबारा कोर्ट उससे ले। यानी कोर्ट में आपको एक सिंपल एप्लीकेशन बस देना है कि पत्नी ने इन इन चीज़ों को एफिडेविट में छुपा लिया है और कोर्ट इस संबंध में पत्नी से एक एफिडेविट मांगे। अगर आप ऐसा एप्लीकेशन नहीं देंगे और पत्नी ने अपने कुछ चीज़ों को छुपा ली होगी तो ऐसे में कोर्ट आगे बढ़ जाएगा। कोर्ट को क्या करना है, दिक्कत तो इससे पति को ना होगी, तो पति को यही चीज़ें करनी है। अगर पत्नी ने छुपा लिया है किसी तथ्य को तो आपको कोर्ट के सामने उजागर करना है और कोर्ट से प्रेयर करना है कि पत्नी से दोबारा एफिडेविट मांगा जाए और जिन जिन चीज़ों को उसने छोड़ा है उसके संबंध में फिर से एफिडेविट लिया जाए, तब मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। और जब ये चीज़ कोर्ट के संज्ञान में आ जाएगा, पति इस पे ऑब्जेक्शन कर देगा, उसके बाद जो कोर्ट है वो पत्नी से एफिडेविट मांगेगा और पत्नी को मजबूरन एफिडेविट देना पड़ेगा। और फिर पत्नी के सामने समस्या होगी कि अगर वो झूठ बोलती है तो उसके ऊपर झूठ बोलने के लिए कार्यवाही हो सकती है और यदि वो सच बता देती है तो उसके मेंटेनेंस केस में उसे दिक्कत हो सकती है, उसका ही पक्ष कमजोर होगा और पति का पक्ष ऐसे में मजबूत होगा। तो आपको यही सावधानियां बरतनी है। अगर आपकी भी पत्नी मेंटेनेंस केस में एफिडेविट में कुछ बातों को छुपा लेती है तो सिर्फ आपको यही करना है, इसी से आपको लाभ मिलेगा और यही चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली नॉलेज के रूप में देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको भी इससे कुछ ना कुछ मदद मिलेगा। अगर आपकी भी पत्नी ऐसा कर रही है तो आप भी इस चीज़ से मदद अब ले सकते हैं और काफ़ी मदद मिलेगी आपको अपने केस में। यदि मुझसे फ़ोन पे बात करके आप कोई कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।